हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए ले आए हैं। सबसे पहले बताइए सर, केमिस्ट्री का आपका पेपर कब है सर? केमिस्ट्री का गुरुदेव हमारा तो है 8 मार्च को, फिर फिजिक्स का है 6 मार्च को। उसके बाद सर इसके जस्ट सर जी 3 दिन पहले सर जी 3 दिन पहले हमारा सर पेपर है वो किसका है? सिर्फ बायोलॉजी का। और किसका है सर जी? गणित का हमारा पेपर होने वाला है सर। कितना सर जी? 3 मार्च को। जी हाँ, 3 मार्च यानी बोले तो सोमवार के दिन आपका जो सर पेपर है वो सर बायोलॉजी का है। 3 मार्च को ही है ना कि 2 मार्च को है? नहीं सर, 3 मार्च को है। ठीक है, 3 मार्च के दिन सर जी यहाँ पे आपका सर बायोलॉजी का पेपर है। नोट कर लीजिए, डेट भी याद कर लीजिए। 3 मार्च को सर आने वाला पेपर है। सर 3 मार्च के दिन आने वाला पेपर है सर। गारंटी मेरी है, गारंटी है, शिवम ले रहा है कि चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर बात करें केमिस्ट्री की, या फिर बात करें आप लोग सर इंग्लिश की, या फिर बात करें हिंदी की, गारंटी मेरी है। हर एक सर प्रश्न आपको सर हम फंसा देंगे, ठीक है ना? अपने पेपर से ही आपको हर एक नंबर दिलवा देंगे। इसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। बस एक काम करना है सर। काम क्या करना है? सब कुछ छोड़ दी सर, उनकी कसम खिला देंगे, उनसे बात भी करना छोड़ दीजिए सर। दूरी बना लीजिए, बता दी सर अब हम नहीं जानते आप कौन हो कौन नहीं। क्योंकि हर एक चीज सर जी हमें करना है। आपके माँ बाप सर आपको पैसा देते, पता है सर, पढ़ने के लिए। फीस कौन देता है? आपके माँ बाप दे रहे हैं ना। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। लेकिन आपको सर मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना है सर। जो टारगेट है पूरा करना है। टारगेट पूरा करेंगे ना, मेरी कसम खा ली जा रहा है, तो खा लिए। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा यार। पास होने के लिए 70 में केवल 23 नंबर की जरूरत आपको पड़ने वाली। जो टाइमिंग रहेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या निर्धारित रहेंगे। और फिर यहाँ कुछ दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि है, नामांकित रेखा चित्रों द्वारा प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपको सर फिगर बनाना है। क्या बनाना है सर? फिगर बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। तो 3 मार्च के दिन जो बायोलॉजी का पेपर है, जाइए सर कसम खा के सर पूरा का पूरा छाप के आइए सर जी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है ना? हमें सर कुछ भी नहीं सुनना है सर। छापना है पेपर सर। क्या करना है? छापना है पेपर, छापना है पेपर। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पे इसका जो मैटर है टेलीग्राम पे मैंने अभी तुरंत भेज दिया है। मोबाइल से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे इसके टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुविकल्पी आएगा। क्या आएगा सर? बहुविकल्पी आएगा। पहला यहाँ पे है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है एक ही पादप की एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? सर जी परागण कहलाता है, लेकिन ये परागण का प्रकार है। ध्यान देना, जो आपका परागण होता है वो सर 2 प्रकार का होता है। एक स्वपरागण, दूसरा पर परागण। स्वपरागण सर जी एक इसी में क्या आता है सर? सजात आता है। क्या आता है? सजात पुष्पी परागण। तो स्वपरागण यानी सजात पुष्प परागण। तो देखिए एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी कि कोई पादप है कोई पेड़ है। मान लीजिए हमारा सर क्या पेड़ है, एक फूल यहाँ पे है, एक फूल यहाँ पे है, तो ये एक पादप हो गया। एक एक ही पादप की एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, इस ये पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक। मतलब पौधा एक ही है, 2 फूल लगे हैं, इस फूल के परागकण इस फूल पर जा रहे हैं, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। लिख लीजिएगा। स्वयुग्मन पर निषेचन अनुमूल्य नहीं, सजात पुष्पी परागण होता है। नोट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल से कर पढ़ाएंगे। चैनल को यार कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि पूरी सर आपकी तैयारी करवाएंगे पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से। परेशान मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? सर ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल भी है, जली स्तनी भी है, डार्विन फ्रिंच भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी जो है यह अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। अगला यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में हम लोग करते हैं? तो भैया नोट कर लीजिए, वो करते सर
डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में करते हैं सर। डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे एक प्रारूपी भ्रूण परिपक्व होने पर होता है 8 न्यूक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर क्या होता है सर जी? वो होता है 8 न्यूक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी कि बोले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के। मानव के 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र में वृद्धि होने के कारण कौन सा विकार होता है? तो भैया आप सीधा बताइएगा, मंगोलियाई जड़ता होता है। क्या होता है सर जी? मंगोलियाई जड़ता नामक अनुवांशिक विकार होता है। आभासी यानी बोले तो मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। सेब, नाशपाती। अच्छा एक बात बताइए सर, आभासी या फिर मिथ्या फल होते क्या हैं? ऐसे फल जिसका निर्माण बीजों से न होकर उसके अतिरिक्त किसी अन्य भाग, पुष्पदल या फिर किसी अन्य भाग से होता है, उसे हम लोग मिथ्या फल कहते हैं। मतलब गुरुदेव सेब का निर्माण यानी कि बीज से नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल बीज से नहीं होता। अगला यहाँ पे डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? तो 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, इन्हीं दो वाह्यस्वामी प्राणी के नाम बताइए सर। मगरमच्छ है और क्या सर, गिली है। फिर यहाँ पे आपके पेपर में आएगा सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या यहाँ पे, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नलिखित लिखा जाए, क्या लिखा जाए सर जी? क्या लिखा जाए यहाँ पे देखिएगा, वो लिखा जाए आपका 5 स्टैंडर्ड। क्या लिखा जाए सर? यहाँ पे क्या लिखा जाए सर? यहाँ पे लिखा जाए आपका 5 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन। फिर कहाँ तक है सर? 3 स्टैंडर्ड। तो दूध आरएनए के अनुक्रम में क्या होगा? तो दूध आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए अनुक्रम का जो दूध अनुक्रम होगा वो 3 स्टैंडर्ड पहले आ जाएगा, 5 स्टैंडर्ड बाद में चला जाएगा। यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर अगला है आपका, इन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो दो कवक प्रजातियां कौन कौन सी है और उनसे उत्पादित प्रतिजैविक कौन से हैं? जैसे कि पहली कवक प्रजाति है पेनिसिलिनियम नोटेटम। प्रतिजैविक कौन सा बनाया जाता है सर? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन होता है, इसका निर्माण किस कवक से किया जाता है? पेनिसिलिनियम नोटेटम से। दूसरा है एस्पर एस्पर जीलस फ्यूमीगेटस, एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। तो ये कवक है, ये क्या सर जी? कवक है। इससे कौन सा प्रतिजैविक बनाया जाता है? फ्यूमीगैलीन बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? फ्यूमीगैलीन बनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे आपका ग वाला, क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे सर जी सभोजिता। क्या लिखेंगे सर जी? सभोजिता। यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से किसी एक को ही लाभ मिलता है और दूसरे को न लाभ मिलता है, नहीं हानि होती है। उसे क्या कहते हैं? सभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड का जो पौधा है आम के वृक्ष पर उग रहा है, उसमें क्या है सर जी? सजीविता है, यानी कि इसमें आर्किड के पौधे को लाभ होता है, आम के पौधे को न तो लाभ होता है, नहीं क्या होता है, हानि होता है। उसे हम क्या कहते हैं सर? सहभोजिता कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को, अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को कोशिका के केंद्र में समेटे रखने के लिए यूकैरियोटिक कोशिका में धनात्मक प्रोटीन हिस्टोन पैकिंग का कार्य कर विशिष्ट संरचना न्यूक्लियोसोम बनाती है और यह प्रोटीन लाइसिन व अर्जिनिन समूह होते हैं और इसमें क्षारकीय प्रोटीन के अणुओं से बना प्रोटीन कोड होता है, कण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोन अष्टक के नाम से जानते हैं। और इसमें H2 H2B H2A H2B प्रोटीन H3 व H4 प्रोटीन के दो दो अणु होते हैं जो क्रोड का क्या बनाते हैं? मध्य भाग बनाते हैं। ये करेजा फिगर बना देना, आप लोग काम खत्म। ये फिगर बना दीजिएगा क्लास 12 बायोलॉजी में।
पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। बना देंगे ना? एक गेंद ले लीजिएगा और एक सर्प उठाइएगा, लपेट दीजिएगा। इस प्रकार से लपेट दिए, देखिए यहाँ से आया, पीछे गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे चला गया। ये इसके पूंछ और मुंह को डंडा से बांध दीजिएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा हिस्टोन अणु का संरचना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगला प्रश्न यहाँ पे, ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाइए और ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है? यानी कि सर यहाँ पे ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाना है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी ही अवस्था में क्यों होता है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा दिमाग को यार परेशान नहीं करेंगे। हर चीज टफ नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखिएगा, सबके पढ़े अपने पढ़ाने की कला कर रही होती है। सभी सर थोड़ा-सा टफ भाषा में मैं देखता हूँ, चीज़ों को 2-2 3-3 घंटे में एक्सप्लेन करते हैं। मैं वही चीज़ आपको आधे घंटे में बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वही पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे। सर यही तो खास बात होती है ना सर, आखिरकार आप हमसे ही क्यों पढ़ेंगे? आपको पता है सर सीएम से पढ़ने का प्रॉफिट क्या है? कसम से बहुत 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 सच्चाई वाली चीज़ बता रहे हैं, बाकी यार आपके ऊपर छोड़ते हैं सब कुछ। क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, यानी कि आप हमारी जान है सर। मेरी जो साँस है आप में बसती है। लोग कहते हैं ना सर, हमारी साँस आप में बसती है। अगर आप चले जाओगे छोड़ के मुझे तो मैं तो मर जाऊँगा। लेकिन हालाँकि ऐसा नहीं रहेगा, मैं जीऊँगा लेकिन आपके लिए जीऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप ही सब कुछ है मेरे लिए। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कि आप हमसे क्यों पढ़ेंगे, पता है? क्योंकि मैं आपको बहुत छोटा और चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा और सिंपल से सिंपल भाषा का प्रयोग करूँगा। क्योंकि किताबें हमारे सर जी बहुत टफ भाषा कर रही हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने में उसको आंसर देना है। अब इसी को 10 घंटे में सॉल्व करें तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना यार। हमें 10 घंटे में करीब आप 21-22 पेपर से निपटा देना है, ठीक है? यानी कि कोई भी पेपर रहेगा सब टारगेट 25 से 30 मिनट में खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ नहीं है। देख लो पूरा सॉल्व है, सबसे सिंपल भाषा में जितने पूछा है उतने बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ऊर्जा का पिरामिड एक आदर्श चित्र बनाइए और क्यों होता है ये बताना है। तो सामान्यतः परिस्थिति में पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड और जीव भार पिरामिड। यहाँ पे देखिए, कैसे बनाएँगे सर? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले घास बना दीजिए, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा भैया? भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। अच्छा सर जी ये बताइए, ये जो घास रहेगा वो अपना भोजन कहाँ से बनाएगा? सूर्य से बनाएगा, सूर्य से बनाएगा। अब देखिए फिर, अब इसी सूर्य से यहाँ पे ये मकाई है, मकाई सर जी वृद्धि करेगी और इसको कौन खाएगा? टिड्डे खाएँगे, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को सर चील खा जाएगा, कौवे खा जाएँगे, यही सब क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड। बहुत सिंपल है यार। सूर्य से सबसे पहले प्रकाश लेकर भोजन कौन बनाएगा भैया? घास बनाएगी, घास बड़ी-बड़ी हो गई। अब घास को खाने को आगे जाएगा खरगोश, खरगोश को दौड़ा के खाएगा भेड़िया, भेड़िया को शेर खाएगा ना। अरे गुरुदेव बहुत लोग देखते हैं कि मनुष्य भी खाते हैं खरगोश को मार-मार के, वो अलग की बात है भैया। अनाज नहीं है तो क्या करेंगे बेचारे, इन्हीं को खा जाएँगे। अब ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है ये उन्होंने पूछा था। यहाँ पे बताएँगे, यह किसी पारिस्थितिक यह किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा का संपूर्ण मात्रा का बोध करता है और यह सभी पारितंत्र में सदैव सीधा होता है क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है, इसलिए यह हमेशा खड़ी अवस्था में होती है। बहुत सिंपल भाषा में सर बताया मैंने। अगला यहाँ पे सर लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं सर। लघु बीजाणुधानी एक पुष्पीय पौधे के परागकोश का एक भाग है जहां परागकणों का उत्पादन होता है और यह एक जटिल संरचना है जिसमें कई परतें होती है जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। बात करें संरचना की, सर इसकी संरचना सर जी कैसे होती है? तो एक विशिष्ट लघु बीजाणुधानी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखाई देता है और एक परिपक्व लघु बीजाणुधान में 4 मुख्य परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत होती है एपिडर्मिस। कभी-कभी पेपर में एपिडर्मिस देता है या फिर बाह्य त्वचा बोलते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है जो परागकोश की सुरक्षा करती है, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा है एंडोथीसियम यानी कि अंतःस्थिसियम। यह परत परागकोश के फटने में मदद करती है ताकि परागकण बाहर निकल सकें। तीसरी होती है मध्य परत, मिडिल लेयर। यह एक या अधिक परतों से बनी होती है और पोषण प्रदान करने में क्या करती है सर? मदद करती है। चौथा होता है टेपीटम। यहाँ पे सर तापीटम नहीं भैया, टेपीटम है, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा एक प्रश्न बनता है, टेपीटम का कार्य होता है, तो ध्यान देना, टेपीटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ लिखेंगे यह सबसे आंतरिक परत होती है और परागकणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पोषक पदार्थ प्रदान करती है और परागकणों की दीवार के निर्माण में मदद करती है। यहाँ एक आप फिगर दे सकते हैं। ये बीच वाला सर क्या है हमारा एपिटम है, ये बाह्य परत है और ये वाला ये मतलब कि अंतःस्थिशियम है और ये मध्य परत है, ये वाला ये आपकी मध्य परत है बस। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, यही बना लीजिएगा चित्र। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका ख वाला। हर्षे व चीज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है? किस प्रकार भैया ये प्रूव किए थे? तो यहाँ पर करेगा उत्तर में लिखेंगे डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के संबंध प्रमाण अल्फ्रेड हर्षे तथा मार्धा चिज ने सन 1952 में प्रस्तुत किया। किसी जीवाणु भोजी का प्रोटीन या डीएनए कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, जिस भाग का जीवाणु में घुसना सिद्ध हो गया वही अनुवांशिक पदार्थ होगा। हर्षे तथा चिज के प्रयोग का निम्नलिखित आधार है। सबसे पहले इन्होंने इन्होंने क्या किया, कुछ विषाणु रेडिएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम पर और कुछ रेडिएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए। रेडिएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में उत्पन्न होने वाले विषाणु में डीएनए पाया गया, न कि प्रोटीन। अतः डीएनए में फास्फोरस होता है जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। जो विषाणु रेडिएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए उसमें प्रोटीन पाया गया लेकिन डीएनए नहीं, अतः डीएनए में सल्फर नहीं होता बल्कि क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक, फिर अब हम लोग बैक्टीरियोफेज वाले विषाणु का संक्रमण ई कोलाई जीवाणु में कराया गया और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया विषाणु कोट को निकाल दिया गया और अपकेंद्रण द्वारा विषाणु कणों को अलग कर दिया गया। निष्कर्ष क्या निकाला, जो जीवाणु रेडिएक्टिव लेने वाले विषाणु से संक्रमित थे वे रेडिएक्टिव थे तथा जो विषाणु रेडिएक्टिव प्रोटीन से संक्रमित थे वे रेडिएक्टिव नहीं थे। इस तरह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है जिसका स्थानांतरण विषाणुओं से जीवाणु में हुआ है। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है सर, हाथी पांव और एसके रिश्ता पर। चलिए हाथी पांव देख लेते हैं क्या होता है सर। हाथी पांव आप देखे होंगे अपने बगल महिला है या पुरुषों में हो जाता है, उनके पैर सूज जाते हैं। तो सर ये रोग नहीं बल्कि मच्छर काटता है। कौन सा, मादा एडिज मच्छर। देखिए यहाँ पे हाथी पाव फाइलेरिया, सॉरी यार गलती से निकल गया, मादा एडिज मच्छर नहीं बल्कि ये बाउचेरिया बेरकाफ्टी से होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फाइलेरिया फाइलेरियसिस संघ निमेटोडा का परजीवी बाउचेरिया बेरकाफ्टी के संक्रमण से हाथी पाव यानी कि एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। इसका संक्रमण कैसा होता है, तो बाउचेरिया बेरकाफ्टी मनुष्य के लसिका ग्रंथियों एवं वाहिनियों को प्रभावित करता है और मनुष्य में इसकी वयस्क अवस्था में प्रभावी अंगों जैसे लसिका ग्रंथियां वाहिनियों में सूजन आ जाती है जिससे ग्रसित व्यक्ति के पैर सूजने लगते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है सर जी, लिख लीजिए। इसके लक्षण कंपकपी के साथ ज्वर, सिर दर्द, गले में सूजन, मानसिक विकार इत्यादि हैं। रोकथाम और उपचार, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता परंतु जटिल चिकित्सा द्वारा लसिका वाहिनियों एवं ग्रंथियों को खोलकर कृमि को निकाला जा सकता है और इससे संक्रमण को रोका जा सकता है। अगला है एस्केरिसिया। सर एस्केरिसिया क्या होता है, तो अंतः परजीवी गोलकृमि एस्केरिस का ग्रसन एस्केरिसियस कहलाता है। रोगजनक इसमें एक्सेरिस लॉम्बिक्राइडिस होती है। एस्केरिस 15 से 35 सेंटीमीटर लंबाई का सफेद रंग का कृमि है जो पोषक मनुष्य की आंत में रहता है और रोग का संचरण मलमुखी मार्ग से होता है क्योंकि एस्केरिस के अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है, पेट दर्द, आंतरिक रक्तस्राव, जर व आंतों का अवरुद्ध होना, कुपोषित स्थिति और रक्त अल्पता और अनियमित शौच इसके क्या है, लक्षण है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या सर ध्यान दीजिएगा। चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को समझाइए। पीसीआर वाला एक सर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर साल पेपर रिपीट होता है, आप इसका चित्र भी देख लेना। क्या लिखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में छोटे छोटे रासायनिक संश्लेषित अपन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इन विट्रो पात्र विधि द्वारा उपयोगी जिनकी कई प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना। और पीसीआर में प्रत्येक चक्र में 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है सर जी निष्क्रियकरण, दूसरा होता है आपका उपक्रामक तापानुशीलन और तीसरा होता है उपक्रामकों का प्रसार। सबसे पहला चरण निष्क्रियकरण, तो डीएनए द्विरज्जुक को हेलिकेज एंजाइम से पृथक किया जाता है और यह प्रक्रिया स्वस्थाने में की जाती है जबकि स्वपात्रे में डीएनए रज्जुकों को 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर एवं 1 से 2 मिनट के लिए
गर्म करके अलग किया जाता है। दूसरा है उपक्रामक तापानुशीलन। तो छोटे-छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइडों को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं ताकि डीएनए द्विगुणन के समय निर्मित प्रारंभक अपने पृथक डीएनए रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों को ठंडा कर सके और इस प्रक्रिया को प्रारंभिक बंधन कहा जाता है। तीसरा है उपक्रामकों का प्रसार। क्या है यहाँ पे उपक्रामकों का प्रसार? पॉलीमरेज यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टैंक पॉलीमरेज प्रारंभक को प्रसारित करता है एवं डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया को पूर्ण होती है। फिर अगला यहाँ पे सर पांचवा का सर क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंडजनन क्या होता है? अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है और इसके 3 चरण होते हैं। सबसे प्रथम चरण क्या होता है सर जी? गुणन प्रावस्था होती है। दूसरी चरण क्या होती है? वृद्धि प्रावस्था होती है। तीसरी चरण क्या होती है? परिपक्व प्रावस्था होती है। सबसे पहला चरण देखिएगा, गुणन प्रावस्था। यह प्रावस्था भ्रूण प्रावस्था में ही पूर्ण हो जाती है और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती है। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है और शिशु जन्म के समय ही अंडाशय में सारी अंडाशय पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरी होती है सर वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है और भ्रूण अवस्था से प्रारंभ यह प्रावस्था लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है और अंडाणु मात्र कोशिका ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिका से आकार में कई सौ गुना बढ़ जाती है और इस प्रावस्था में यह ग्राफिकन पुटिका के परिपक्व होने तक रहती है। अब इस पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक उषा साइट कहते हैं। तीसरा आता है सर परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या लिखेंगे? जब ग्राफिकन पुटिका परिपक्व होती हैं तब उससे उपस्थित प्राथमिक कोशिका साइड में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक कोशिका साइट या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित ध्रुवीय पिंड बनाती है और इस अवस्था में ग्राफिकन पुटिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को क्या करती है सर? मुक्त करती है। अगला यहाँ पे सर वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम तथा विसंयोजन नियम को लिखिए। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम, जब किसी भी पौधे के एक भी प्रयासी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी को लेकर संग्रह कराते हैं तो सदैव प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। और दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो इसमें लिखेंगे मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगला है पारजीवी जंतु क्या है और इस तरह के पारजीवी जंतुओं के कोई 4 लाभ लिखिए। चलिए देखते हैं सर ये पारजीवी जंतु क्या होते हैं। ऐसे जंतु जिनमें जिन्हीं अभियांत्रिकी द्वारा जीव को प्रवेश कराया जाता है, बाह्य जीव को प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसमें उत्तम लक्षण प्रकट होता है, उसे पारजीवी या पारजीवी जंतु कहते हैं। और उनके निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहला कौन-कौन से लाभ हैं? कार्यकी एवं विकास का पता लगाने में, रोगों का पता लगाने में, टीकों के परीक्षण में और विभिन्न रसायनों के प्रतिरोधकता का परीक्षण करने में हम लोग इनका उपयोग करते हैं। ठीक ना? बाकी आप डिटेल में लिख सकते हो बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे आपका है प्रश्न, चिकनगुनिया रोग के कारक, लक्षण, रोकथाम के उपाय लिखिए। चलिए देखते हैं सर, चिकनगुनिया क्या होता है? जिसमें अस्थिसंधियों में अत्यधिक पीड़ा होती है, जो हफ्तों से लेकर महीनों तक चलती रहती है। चिकनगुनिया विषाणु एक अरबो विषाणु होता है जिसका जीनोम एक रज्जुकी आरएनए होता है और रोग के विषाणु एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा मानव में फैलता है। इस रोग के विषाणु बंदरों, पक्षियों, पशु और कृंतकों में भी पाए जाते हैं और संक्रमण पश्चात रोग के में फैलने वाले 2 से 4 दिन का समय लगता है। रोग के लक्षण क्या-क्या है सर? सिम्पटम्स ऑफ डिसीज, 102 फ़ारेनहाइट तक ज्वर होना, सिर दर्द और आंखों में पीड़ा होना, धड़ और हाथ पैरों का पर चकत्ते बन जाना, शरीर के विभिन्न अस्थि जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होना। रोग का रोकथाम और उपचार कैसे करेंगे सर जी? रोग से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका रोग वाहक मच्छरों के संपर्क में आने से बचना है
और मच्छरों को नष्ट करना सबसे प्रभावी उपाय है और इसके लिए अभी कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है सर। कौन-कौन सा यहाँ पे? पूर्व जता या प्रत्यावर्तन, दूसरा है ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं सर पूर्व जता या प्रत्यावर्तन क्या होता है। तो जीवधारियों में कभी-कभी अवशेषी अंग पूर्ण विकसित अवस्था में प्रदर्शित हो जाते हैं। इसे पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। पूर्वजता जीवधारियों में पूर्व पूर्वजों के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, जैसे कभी-कभी नवजात शिशु में पूछ का पाया जाना और शरीर पर घने बालों का पाया जाना, यह पूर्वजता का क्या होता है? उदाहरण होता है। मतलब अपने पूर्वज के जैसे वो प्रदर्शित करते हैं लक्षण, वही क्या होता है? पूर्वजता होता है। अगला है ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है? तो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनर्योगजनीय तकनीकी का प्रयोग कर पीड़क प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी या उच्च उत्पादकता व उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को विकसित करना ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी के क्या है? उदाहरण है। अगला है ग वाला यहाँ पे सर जी, क्या है प्रश्न? लसिका अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों को एक-एक उदाहरण देकर उनका कार्य लिखिए। चलो देखते हैं सर जी, लसिकाभ अंग क्या है? इनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन होता है। किसमें? लसिकाभ अंग की। सबसे पहला है यहाँ पे प्राथमिक लसिकाभ अंग, जैसे अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि। इनमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में क्या होते हैं सर? विभेदित होते हैं। दूसरा है यहाँ पे आपका द्वितीयक लसिका भंग, जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथिया, टॉन्सिल तथा श्लेष्म संबंधित लिम्फाइड ऊतक, माल्ट आदि परिपक्वन के पश्चात लसिकाणु द्वितीयक लसिका अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अस्थिमज्जा, यहाँ आप लिखेंगे सर, अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड तथा थाइमस में परिपक्व होने पर टी लिम्फोसाइड कहलाते हैं। ठीक ना। अगला है यहाँ पे सर जी आपका बीटी जीव विष क्या है? यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? तो सर बीटी जीव विष क्या होता है? ध्यान देना। तो बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित प्रोटीन कुछ विशिष्ट प्रकार के कीटों के लिए विष का कार्य करती है। ये जीवाणु विशिष्ट अवस्था में ही विषय प्रोटीन के क्रिस्टल बनाते हैं और ये विषैली प्रोटीन एक अक्रिय रूप से उपस्थित होती है और एक प्रकार की बीटी विष किसी लक्षण कीट समूह के लिए प्रभावी होती है। इसे बीटी जीव विष कहते हैं। बैसिलस जीवाणु वृद्धि की एक विशिष्ट प्रावस्था में ही विष प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह विषाक्त प्रोटीन अक्रिय रूप में उपस्थित रहती है, जिनके कारण जीवाणु इसे प्रभावित नहीं करती। अब यहाँ पे अगला है सर जी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये टास्क आपको दे रहे हैं सर, ये टास्क आपको दे रहे हैं सर, आप मेरी कसम खा लो यार, उनकी मत खाओ। वैसे यार आजकल कसम खाने से क्या होता है गुरुदेव? हाँ, नहीं तो वैसे तो सर बहुत सारी चीजों को लोग खिला देते हैं ना, है कि नहीं? मजा आएगा सर, मजा आएगा, आप टेंशन ना लो, मजा आएगा सर, टेंशन ना लो। पूरे बोर्ड की तैयारी करवा देंगे, बोर्ड आने दो यार। एक एक से लाइव क्लास एकदम चपुआ तरीका ले आएंगे सर, सत्ताईस जहरीला एकदम चपुआ तरीका। अभी चपुआ तरीका उतारा नहीं सर, मार्केट में उतारेंगे, उतारेंगे चपुआ तरीका, टेंशन ना लो। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सर ये 5-5 नंबर के आएंगे पेपर में। मनुष्य के निर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तैयार कर लो भैया। अगला है करेजा न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वार्षणीय अम्ल के द्वारा प्रस्ताव देने अणु की द्विकर्णीय संरचना का वर्णन कीजिए। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप यही कर दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। कौन सा? अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं? और गोला पैगास द्वीप की डार्विन फिंच तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में अनुकूली विकिरण को समझाइए। यहाँ पे 9वां प्रश्न है आपका। 9वां क्या है सर जी? पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? जल में तथा सूक्ष्म क्षेत्र में होने वाले पादप अनुक्रमणों की क्रियाविधि लिखिए। अथवा वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण में उपायों का क्या करिए सर? उल्लेख करिए। ये रहा सर आपका क्लास 12 बायोलॉजी का सर पेपर, जो कि आपके 3 मार्च के दिन आने वाले पेपर है सर। ये सारे पेपर तैयार कर लीजिएगा सर, प्रॉमिस कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन सर हम इस बायोलॉजी की पेपर से फंसा देंगे सर, गारंटी हमारी है। आपको करना क्या है सर? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। 25 नवंबर के दिन आप लोग शाम को जरूर जुड़िएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आएंगे। और इतना बड़ा सरप्राइज जहाँ से आपके 500 नंबर पक्के होंगे, टेंशन मत लीजिएगा सर, जीवन भर आपको याद रहेंगे सर हम, जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं आप हमें, ठीक ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। 25 नवंबर के दिन कुछ आने वाला है, धमाका करने वाले हैं, पहली बार हो रहा है मेरी तरफ से। गिफ्ट आप जरूर लीजिएगा उसका। और एक चीज और, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।